Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about provisions and conditions for allotment of shares. अब allotment of share क्या है ये आपने मेरे previous वीडियो में ऑलरेडी देखा होगा। तो आज हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो allotment of shares के साथ चलते हैं उसको हमें समझना है। A public company has to follow all the company rules and regulations that are made under the Rule 2014 एंड सेबी रेगुलेशन एक्ट 2018। तो हमें सारे रूल्स रेगुलेशंस ये फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन ये रूल्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक होते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और एक होते हैं जनरल प्रिंसिपल्स। तो अगर मैं बात करती हूँ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बारे में, तो सबसे पहले हमारे पास स्टैट्यूटरी प्रोविजन के बारे में आता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। किसी भी कंपनी को शेयर्स अलॉट करने के लिए या शेयर्स बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोस्पेक्टस का कराना बहुत ज़रूरी होता है। A company of prospectus must be filled registrar of company for registration on or before the date of its publication। किसी भी कंपनी को पब्लिकेशन करने से पहले मतलब शेयर्स बेचने से पहले रजिस्ट्रेशन को प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर्ड कराना होता है। लेकिन ये प्रोस्पेक्टर किसके द्वारा साइन होना चाहिए? किसी भी डायरेक्टर के द्वारा, और डायरेक्टर और हिज फुल्ली ऑथराइज्ड एडवोकेट के द्वारा साइन होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट जो कि है एप्लीकेशन मनी। अ कंपनी एक्ट स्टेट दैट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्मेट एप्लीकेंट हैज़ टू पे मिनिमम 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर। सेबी के रूल के हिसाब से कोई भी पर्सन जब एप्लीकेशन फॉर्म लेता है तो उसे एप्लीकेशन मनी पे करनी होती है, लेकिन ये एप्लीकेशन मनी कितना होगा? मिनिमम 5% के हिसाब से। It means applicant has to pay minimum 5% of the nominal amount of the share. SEBI has specified the application money to be minimum 25% of nominal amount of the share. मतलब कम से कम मिनिमम है आपका 5% और मैक्सिमम आपका जाएगा 25% ऑफ द शेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा शेयर 10 रुपये का है तो मिनिमम अमाउंट 0.50 रुपीज़ मीन्स 50 पैसे हो सकती है, और मैक्सिमम अमाउंट 10 रुपये में 25% आ जाता है आपका 2.5 रुपीज़, मतलब 2.5 रुपीज़, 2.5 रुपये तक की। नेक्स्ट अगर पॉइंट की तरफ चलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये पॉइंट थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर्स बेचने के लिए निकालती है तो वहाँ पर सब्सक्राइबर आते हैं, मतलब वो एप्लीकेशंस लेकर आते हैं। अब ये जो सब्सक्राइबर हैं, समझिए 1000 हमने शेयर्स बेचने के लिए निकाले, तो वहाँ पर एक रूल है कि 90% तक शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए, मतलब एप्लीकेशन कम से कम 90% तक आनी चाहिए। अगर वो एप्लीकेशन 90% तक नहीं आती है तो जो भी पर्सन एप्लीकेशन दे रहे हैं हमें उन सबको रिजेक्ट करना होगा और सबके पैसे वापस लौटाने होंगे। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है रूल के हिसाब से? 90% ऑफ द इशू। 90% मीन 1000 में से कम 900 एप्लीकेशंस का आना ज़रूरी है। द अमाउंट इज मैंशनड इन द प्रोस्पेक्टस कि कितने हम बेचने वाले हैं और कितने हमारे मिनिमम सब्सक्रिप्शन होने चाहिए। इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस। हमारे पास जो एप्लीकेशन मनी या एप्लीकेशंस आ रही हैं वो मिनिमम 30 डेज तक हमारे पास आ जानी चाहिए। अगर हम कुछ रूल्स की बात करें, यूजुअली व्हेन अ कंपनी डज नॉट कलेक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट मीन्स its issue has been under subscribed, that is the numbers of share applied for is less than that of shares offered by the company। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो हमें वापस करना पड़ता है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट कलेक्टेड विद द specific time then entire amount of the application should be returned to the subscriber within 15 days। 15 दिन के अंदर हमें अपने सब्सक्राइबर की अमाउंट वापस करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पर बताया है क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। एज पर द सेबी सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज। कम से कम सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो लास्ट में क्लोजिंग डेट्स हैं तो वो 3 वर्किंग डेज तक ओपन रहनी चाहिए, लेकिन 10 वर्किंग डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, किस बेसिस पे अलॉटमेंट करना चाहिए? अलॉटमेंट ऑफ शेयर विल बी ऑन द बेसिस विच विल बी डिसाइडेड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइबर। अब ये कंपनी डिसाइड करती है कि उनको किस बेसिस पे अलॉटमेंट करना है, कौन से सब्सक्राइबर आने चाहिए, कौन से नहीं।
तो जो भी कंपनी का बेसिस होगा उस बेसिस पे अलॉटमेंट करना चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर शेयर आर मोर देन द नंबर्स ऑफ शेयर। मैंने 1000 एप्लीकेशंस दी थी, 1000 प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि हम शेयर्स बेचेंगे, लेकिन मेरे पास 1200 एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। SEBI does not allow any allotment in excess of security offered through offer document or prospectus. However, it may permit to allot not more than 10% of net offer. SEBI कभी भी अलॉटमेंट नहीं करती, अगर हमको एक्सेस में चाहिए तो एक्सेस अलॉटमेंट नहीं करने देती, लेकिन अगर हम देखें तो परमिशन जो रहती है अलॉट नॉट मोर देन 10%, 10% तक हम अपने अलॉटमेंट्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। Permission to deal on the stock exchange. Every company before making public offer shall apply to one or more recognized stock exchange. इसका मतलब है जो भी कंपनी शेयर्स बेचना चाहती है उसको पहले स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करना होगा। लिस्टिंग का मतलब होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना स्टॉक एक्सचेंज में। एक बार कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद कंपनी को अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू इशू एंड वेरियस अदर एजेंसीज, कंपनी को अलग अलग मैनेजर्स और अलॉटमेंट से रिलेटेड जो लोग लगते हैं उनको वो अपॉइंट करेगी। कंपनी हैज़ टू अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर, उसको एक बैंकर को अपॉइंट करना है ताकि वो मैनेज कर सके सारे पब्लिक इश्यूज़ को। इट ऑल्सो अपॉइंट रजिस्ट्रार टू द इशू, उसको रजिस्ट्रार टू द इशू को अपॉइंट करना है, कलेक्टिंग बैंकर्स को अपॉइंट करना है, और कई बार अंडर राइटर या ब्रोकर को भी वो अपॉइंट करते हैं, कई बार वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को भी अपॉइंट करते हैं। तो ये सब अलग अलग काम होने के बाद ये सारे प्रोविजंस कहलाते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। लेकिन इसके अलावा होते हैं कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी को वैसे भी फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला जनरल प्रिंसिपल आता है प्रॉपर अथॉरिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अलॉटमेंट कमिटी सेटअप बाय द बोर्ड हैज़ द अथॉरिटी टू अलॉट द शेयर्स। ये बात हमने अभी भी बताई कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करते कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट द एप्लीकेशन ओनली, जो पर्सन एप्लीकेशन देगा उसको ही अलॉटमेंट मिलेंगे, उसके अलावा किसी को भी अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा। रीजनेबल टाइम दिया जाएगा अलॉटमेंट करने के लिए। एज पर द एक्ट अलॉटमेंट शैल बी डन। कब तक होना चाहिए अलॉटमेंट? 60 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। हमको जैसे एप्लीकेशन मनी मिल जाती है उसके 60 डेज के अंदर कंपनी को अलॉटमेंट करना होता है। अलॉटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द 5th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। 5th डे के बाद से हम अलॉटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट। शेयर्स शुड बी अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखी गई है। इसके अलावा कोई टर्म्स कंडीशन नहीं आनी चाहिए। कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। कंपनी हैज़ टू इन्फॉर्म द एप्लीकेंट कि हमने आपके शेयर्स को अलॉट किया है या रिजेक्ट किया है। अलॉट किया है तो भी लेटर लिखना है कंपनी को, उस एप्लीकेंट को, और अगर रिजेक्ट किया है तो भी इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी अदर लॉ। अलॉटमेंट जो हम कर रहे हैं वो किसी लॉ को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अ कंपनी कैन नॉट अलॉट बाय अ वॉलेटाइल और कॉन्ट्रडिक्टिंग एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉ। जैसे कि अगर हमने देखा कि हम शेयर्स माइनर को नहीं बेच सकते, अगर कंपनी ऐसा करती है तो अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो ये थे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर से रिलेटेड है। होप है स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।